दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया एक इंसिडेंट को लेके। आपने देखा होगा कि साउथ कोरियन वर्कर्स जो कि जॉर्जिया की एक Hyundai LG इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, उनको आइस के मेंबर्स ने और इसी के साथ साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने पकड़ा और सीधा ही साउथ कोरिया भेज दिया, जहां पर ये कहा कि इन्होंने वीज़ा का वॉयलेशन किया है, इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, ये दूसरे वीज़ा के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे थे। चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी साउथ कोरिया ने कहा कि जिस तरीके की चीज़ें यूएस कर रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जैसा कुछ रहा ही नहीं है, और वो पुल बैक ले लेगा अपनी Hyundai कंपनी, LG कंपनी को, जो कि वहाँ पर प्रोडक्शन करती है, उसको और अपनी कंट्री में करवाएगा। तो ये देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ये लिया, कहते हुए कि भैया जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं और जो एक्सपर्टीज़ जानते हैं, जो कि टेक्निकल नॉलेज के साथ में स्किल्ड वर्कर हैं, उनको वो अलाउड करेंगे अपनी कंट्री के अंदर काम करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट भी इससे बरकरार रहेगी और फॉरेन कंपनियां भी यहाँ पर डिस्करेज नहीं करेंगी काम करने के लिए, तो वो यहाँ पे काम भी कर सकती हैं और अपनी कंट्री के वर्कर्स को भी यहाँ पर ला के काम करवा सकती हैं। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि भैया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी बैलेंस रहे, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ में यूएस के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब जितने उन्होंने इंडिया के साथ में बिगाड़ दिए उतने बुरे नहीं है, जिसकी वजह से अब वीज़ा पॉलिसीज़ उनके लिए थोड़ी सी चेंज करेगा। जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे उनको वो यूएस में लाने की परमिशन देता है, खासतौर पे उन कंट्रीज़ के लिए जो कि यूएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि Hyundai, LG और भी कई सारी साउथ कोरियन कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो वो यूएस के अंदर काम करती है, प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें होंगी कि उस कंट्री के लोगों को वो धक्के मार के निकाल देगा, तो भैया वो कंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी। तो ऐसा साउथ कोरिया ने कहा, जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का ये यू टर्न था। दोस्तों, चाइना इस वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बना रहा है, जो कि वो यारलुंग तासे पायो रिवर के ऊपर बना रहा है, जो कि तिब्बत के अंदर मौजूद है, जिसको हम इंडिया के अंदर सियांग ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट भी होने वाला है, जिसके अंदर वो 60,000 मेगावाट की पावर जनरेट किया करेगा। इससे क्या करेगा, वो जो फ्लो है ब्रह्मपुत्र का उसको भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे कि इंडिया बांग्लादेश पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि वो एकदम से पानी छोड़कर यहाँ पर काफ़ी कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से इंडिया का जवाब ये है कि वो अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी एक डैम बना रहा है, जिसको डिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है, जो कि करीबन 278 मीटर हाई होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के लोअर डिबांग विलेज में बनाया जाएगा, जिसकी वजह से इसका नाम डिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी रखा गया है। ये करीबन 11,223 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया करेगा, और इसी के साथ साथ ये फ्लड को भी कंट्रोल करेगा और उसको वो थोड़ा सा मॉडरेट भी कर सकता है, मतलब कि ज़्यादा फ्लड ना आए, क्योंकि भैया ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी रिवर है, जिसको कंट्रोल करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, किसी भी इंसानी प्रोजेक्ट के बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से एक हद तक कंट्रोल करने लायक बन जाए उतना प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट होगी 31,875 करोड़ रुपए। दोस्तों, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होना पड़ गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। एक तो हार गया वो, ऊपर से किसी भी इंडियन प्लेयर ने पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ ही नहीं मिलाया। सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा और उसके बाद में सीधा ही वो अपने पवेलियन में लौट गए, और उसके बाद में गेट भी बंद कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगा, जिसके बाद में पाकिस्तान अब डिमांड कर रहा है कि भैया जो मैच रेफरी थे एंडी पेक्रोट, उनको फायर करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट से, वरना वो पुल आउट ले लेगा एशिया कप से, क्योंकि इसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है कि किसी ने हाथ ही नहीं मिलाया है उनसे, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि एंडी पेक्रोट ने जो भी आईसीसी कोड्स हैं उसके अगेंस्ट क्यों चले गए, वो जब की चीज़ें थी, जो रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं आईसीसी ने, उसके अगेंस्ट कैसे चली गई इंडिया की टीम, उन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया हमसे। तो इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि वो बॉयकॉट करेंगे एशिया कप का, अगर एंडी पेक्रोट को फायर नहीं किया जाता या हटाया नहीं जाता इस टूर्नामेंट से। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव अगर एशिया कप की ट्रॉफी जीत जाते हैं तो वो मोहसिन नकवी से ये ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो वो पाकिस्तानी है, ऊपर से वो पीसीबी के चेयरमैन है और एसीसी यानी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो हाथ नहीं मिला रहे हैं तो ट्रॉफी कैसे एक्सेप्ट कर लें, जिसकी वजह से सूर्य कुमार यादव अगर ये टूर्नामेंट जीत भी जाते हैं तो वो ट्रॉफी नहीं लेंगे अगर उसको मोहसिन नकवी देंगे। और दूसरी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान के नेशनल एंथम का जब टाइम हुआ तो जो डीजे वाला था जिसने नेशनल एंथम बजाना था उसने जलेबी भाई वाला गाना चला दिया, जिसके बाद में सभी पाकिस्तानी हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, और उसके बाद में फिर इनका नेशनल एंथम चलाया गया। तो ये एक टेक्निकल एरर कह सकते हैं या फिर
डीजे वाला कौन था उसका पता नहीं। दोस्तों, बेंगलुरु के रोड्स को और ज़्यादा सुधारने के लिए अब डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने अनाउंस किया है कि बेंगलुरु के अंदर 1000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट की जाएगी उनके रोड्स को रिपेयर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उस रोड के ऊपर उनको बढ़िया तरीके से बनाने के लिए। इसका मकसद ये होगा कि जो ट्रैफिक वगैरह होता है इन पोर्ट होल की वजह से या रोड कंडीशन की वजह से, उसको सुधारा जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके, स्मूथ किया जा सके। इस वजह से ये रोड्स पे काम अब चालू है। हालांकि पोर्ट होल हैं तो भैया बहुत पहले ही चालू हो जाना चाहिए था। जिस तरीके की दिक्कतें हो रही है, वैसे तो पूरे इंडिया की यही दिक्कत है कि जिस तरीके के रोड बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बनते हैं जो सालों साल टिक जाते हैं, वो इंडिया के अंदर नहीं टिकते। वही सचिन टिचकुले वाली बात है कि अगर ये रोड 1 साल टिक गया तो हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे। इसी वजह से एक ही रोड को बार बार बना बना के अपना काम चलाते हैं।